हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा जो कि है खिलजी वंश। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो चैप्टर था वो ख़त्म किया। आज जो चैप्टर होगा वो होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो चला वो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। 1290 तक जो था वो गुलाम वंश था और गुलाम वंश का जो आखिरी शासक था वो क्यूमर्स था। क्यूमर्स की ही हत्या करके फिरोज शाह खिलजी द्वारा 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की गई या उसकी नींव रखी गई। तो ये जो टॉपिक है इसमें जो शासक हैं वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 शासक हैं। उनमें से भी मुख्य तौर से 2 शासकों के बारे में हमें पढ़ना है। एक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और एक है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो उसके ये शासक चला इनका खिलजी वंश का वो सिर्फ 30 साल चला, 1290 से 1320। तो इसी को ही हम पढ़ेंगे जो कि 30 साल इनका शासन चला। अब पढ़ते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिसका शासन जो रहा वो रहा 1290 से 1296 ईस्वी तक। तो जो जलालुद्दीन का राजनीतिक उत्कर्ष था वो कैकुबाद के ही समय से आरंभ हो गया था। तो कैकुबाद कौन था? गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स, उससे पहले का शासक था कैकुबाद। तो उसी के समय से इसका जो है इसकी उत्कर्ष शुरू हो गया था। मतलब ये अपने को जो युद्ध वगैरह लड़ाई वगैरह होती थी उसमें सफल होने लग गया था। तो इसी दौरान कैकुबाद ने इसको शाहिस्ता खां की उपाधि दी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाहिस्ता खां की उपाधि किसने दी? तो वो दी कैकुबाद ने। पहला राज्याभिषेक जो हुआ इसका किलोखरी के महल में हुआ। तो किलोखरी का महल कहाँ था? दिल्ली में। और किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो कैकुबाद के द्वारा। तो कहीं अगर क्वेश्चन आए कि किलोखरी का महल कहाँ है तो वो दिल्ली में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कैकुबाद के, जो कि गुलाम वंश का एक शासक था। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ जलालुद्दीन खिलजी का, वो उस समय 70 वर्ष का था। और जलालुद्दीन के ही शासनकाल में अलाउद्दीन ने देवगिरी, जहाँ का शासक रामचंद्र देव था, वहाँ का एक बार सफल अभियान कर चुका था इसी के ही शासनकाल में। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन का भतीजा था। तो मतलब अलाउद्दीन का चाचा हुआ जलालुद्दीन खिलजी। पर जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से कर दी थी। तो उसके बाद ये इसका भतीजा भी था और दामाद भी था। तो जुलाई 1296 में क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा होता है वो इसको कड़ा में बुलाता है। कड़ा यानी कि इलाहाबाद का क्षेत्र, वहाँ बुलाता है और धोखे से इसको चाकू मार करके हत्या कर देता है। मतलब गले मिल रहा होता है और पीछे से चाकू मार देता है। इस तरह से धोखे से यह हत्या कर लेता है गद्दी को हड़पने के चक्कर में। तो उसके बाद होता ये है कि ये कड़ा में ही रहता है। जैसी सूचना मिलती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो पत्नी होती है मलिका ए जहान, तो वो फटाफट आती है मुल्तान से और अपने छोटे पुत्र जो उसका बेटा होता है कद्र खां, उसको दिल्ली की गद्दी पर बिठा देती है। और जब बिठाती है तो उसका नाम वो रुकनुद्दीन इब्राहिम रख देती है। तो ये बात जब पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो बिल्कुल समय वेस्ट ना करते हुए चलता है कड़ा से दिल्ली की ओर, यानी कि जो इलाहाबाद का क्षेत्र था वहाँ से आता है दिल्ली की ओर। और रास्ते में जो वो देवगिरी अभियान से जितने भी सोने चांदी ये सब समेट कर लग के लाया होता है वो रास्ते में बांटता है जनता को, ताकि जो जनता है सारी मेरे तरफ आ जाए। और जैसे ही आता है अपनी सेना के साथ, तो जो रुकनुद्दीन इब्राहिम बैठा होता है गद्दी में, तो वो समझ जाता है विरोध संभव नहीं है, तो वो अपनी माँ को लेकर के भाग जाता है दिल्ली से मुल्तान। तो फिर उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचता है तो अक्टूबर 1296 में दिल्ली में अलाउद्दीन का राज्याभिषेक होता है। अब चलिए थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वो अली गुरसास था।
वह जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि उसने अपनी जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी भी करवा दी थी, तो वो दामाद भी हो गया था, वैसे भतीजा था। 1296 में जलालुद्दीन की हत्या कर खुद को सुल्तान घोषित किया और उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी, ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। अब जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अभियान चलाए, राजनीतिक अभियान, हर जगह आक्रमण किए, तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। बाकी अब इसमें जो है और शासकों के बारे में नहीं पढ़ना, बस एक जलालुद्दीन के बारे में पढ़ना है और एक अलाउद्दीन के बारे में पढ़ना है, और ज़्यादा अगर मुख्य तौर से बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में पढ़ना है। अब सबसे पहला आक्रमण जब वो 1296 में, मैंने अभी बताया 1296 में उसका राज्याभिषेक होता है दिल्ली में, तो उसके बाद वो गुजरात पर आक्रमण करता है 1298 पे, 2 साल बाद। उसका जो शासक वहाँ का उस समय जो शासक था गुजरात का, वो रायकर्ण था। अब इस राज्य के आक्रमण के लिए 2 दिशाओं से वो सेना भेजता है, सिंध की ओर से उलुग खां और नुसरत खां राजपूताना की ओर से। तो देखिए ये है, अगर मैप अगर आप इमेजिन करिए इंडिया का मैप, तो यहाँ पर जो पश्चिम में है वो है गुजरात। तो जो एक सेना भेजी उसने उलुग खां के नेतृत्व में, वो सिंध के रास्ते भेजी, और जो एक सेना भेजी वो नुसरत खां के नेतृत्व में राजपूताना के साइड से, राजपूताना जो है राजस्थान में, तो वहाँ से, तो दोनों तरफ से जब सेना आई तो गुजरात में जो सेना थी रायकर्ण की वो फंस जाती है, और ऐसे में जो है वो गुजरात को विजय कर लेता है। तो अलाउद्दीन जो था वो अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई शहरों को लूटा और बहुत सारे सोना चांदी धन संपत्ति इकट्ठा कर लेता था वो। तो गुजरात की विजय हुई 1298-99 में। अब जो गुजरात में एक बंदरगाह है, खंबात बंदरगाह, तो वहाँ पर आक्रमण के समय नुसरत खां जो कि अलाउद्दीन का एक सेनापति था, जिसको अलाउद्दीन खां ने गुजरात के आक्रमण में राजपूताना की ओर से भेजा था, वही नुसरत खां ने एक हिंदू किन्नर जिसका नाम है मलिक काफूर, उसको खरीदा। जो बाद में, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अलाउद्दीन के सारे दक्षिण अभियान थे, ये तो अभी उत्तर के अभियान चल रहे हैं, जो दक्षिण अभियान पढ़ेंगे उसमें जो प्रमुख सेनापति होता है वो मलिक काफूर ही होता है। तो जो मलिक काफूर था उसको एक्चुअल में खरीदा किसने, तो वो नुसरत खां ने खरीदा, जो कि एक हिंदू किन्नर था, मलिक काफूर। ठीक है। उसके बाद अभियान चलता है रणथंभौर का। रणथंभौर पर आक्रमण होता है 1301 ईस्वी में। तो रणथंभौर कहाँ है, तो ये भी है राजस्थान में। ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ का शासक हमीर देव था। सुल्तान की तरफ से उलुग खां, नुसरत खां, हमीर देव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो इसमें जो है हमीर देव मर जाता है, और जो सुल्तान की तरफ से नुसरत खां भी युद्ध में मारा जाता है। तो अब एक जो उसका सेनापति बचा वो बचा उलुग खां, और एक जो मलिक काफूर। ठीक है। तो इसमें भी जो है रणथंभौर का ये क्षेत्र अपने उसमें मिला देते हैं, साम्राज्य में जीत लेते हैं, क्योंकि जो हमीर देव होता है वो मर जाता है। उसके बाद अभियान चलता है चित्तौड़ की विजय का। तो चित्तौड़ जो पे आक्रमण जो करते हैं वो 1303 ईस्वी में करते हैं। तो वो चित्तौड़ पर एक्चुअल में आक्रमण करते क्यों हैं, तो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण की योजना बनाई। और ये फैक्ट अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में। तो आपने पद्मावत अगर मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा बहुत उससे भी पता होगा कि जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो था पद्मिनी पे आकर्षित था, तो वो देखना चाहता था एक बार उसे, और वो आती नहीं थी सामने, तो इस तरह से वो योजना बनाता है आक्रमण की। पर एट लास्ट जो होती है पद्मिनी, वो जौहर कर लेती है, यानी कि अग्नि में अपने को जला देती है, और उसके साथ और भी स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। और उस समय अगर शासक का पूछा जाए नाम, चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब चित्तौड़ की विजय हो जाती है, चित्तौड़ को जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बाद वो अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त करता है, और चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या रख देता है, खिजराबाद। ठीक है।
उसके बाद आती है मालवा की विजय। तो मालवा कहाँ है? मालवा के बारे में आपको मैंने बहुत बार बताया कि मालवा जो है मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का जो है पूर्वी भाग मालवा क्षेत्र में आता था। तो इस बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ये जो आक्रमण किया वो 1305 में किया, यहाँ भी उसको विजय मिली और यहाँ का जो शासक था वो महलक देव था। तो देखिए, आपको जो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जहाँ जहाँ आक्रमण किए उसके शासकों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए रायकर्ण। रणथंभौर पर जब आक्रमण किया तो शासक कौन था रणथंभौर का, तो हमीर देव। उसी तरह चित्तौड़ का राणा रतन सिंह, मालवा का महलक देव और मारवाड़ की विजय, मारवाड़ जो कि राजस्थान का ही क्षेत्र है, वहाँ का शासक था शीतल देव। तो इस तरह से आपको शासकों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाते हैं और मैच द फॉलोइंग या मिलान करने के लिए भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सब तो थे जो थे आपको अभी मैंने बताया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़, ये सब थे उत्तर भारत के अभियान। अब कुछ अभियान उसने दक्षिण भारत पे भी चलाए। तो देवगिरी का आक्रमण, तो देवगिरी में मैंने बताया कि देवगिरी में जब जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर था उस समय भी देवगिरी पर आक्रमण कर चुका था। तो अब अपने शासनकाल के समय जब दोबारा ये आक्रमण करता है 1307 और 1308 ईस्वी में, तो वहाँ उस समय भी जो शासक था वो रामचंद्र ही था। और सुल्तान ने, पर होता ये है कि सुल्तान इससे बहुत अच्छे से बात करता है और उसके बाद जो है इसका जो राज्य वो जीतता है उसको वापस भी कर देता है। तो रामचंद्र को इसने अपना उसका राज्य वापस भी कर दिया था। उसके बाद जो विजय करता है वो अलाउद्दीन खिलजी जो अभियान चलाता है तेलंगाना की ओर बढ़ता है, जो उस समय वारंगल क्षेत्र पे। तो एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको राजपूत काल, जिसमें मैंने बताया था कि वारंगल में काकतीय वंश थे और उनकी राजधानी कहाँ थी? वारंगल। तो उसी काकतीय वंश का शासक था उस समय वहाँ पर प्रताप रुद्र देव। तो देखिए, सुल्तान ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी। मलिक काफूर को देवगिरी के शासक रामचंद्र का भी सहयोग मिला। तो अब सहयोग तो मिलना ही था क्योंकि रामचंद्र को उसके राज्य वापस कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इस तरीके से रामचंद्र का भी सहयोग मिलता है और काकतीय वंश को पता होता है कि मैं जीत तो पाऊंगा नहीं, तो वो आत्मसमर्पण कर देता है और आत्मसमर्पण हेतु वो अपनी एक सोने की मूर्ति भेजता है मलिक काफूर के पास। तो मलिक काफूर कौन था? वही था सेनापति जिसको नुसरत खान ने खरीदा था। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को एक प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा भी दिया था। ठीक है, ये तो हो गया तेलंगाना की विजय। अब वो पांड्य राज्य की विजय भी होती है 1311 ईस्वी में। ठीक है, फिर वो देवगिरी में पुनः आक्रमण करता है 1313 ईस्वी में। अब देवगिरी पे पहले जो था वहाँ उस समय शासक था रामचंद्र देव। अब इस समय 1313 ईस्वी में अब इसका जो शासक यहाँ पर बन जाता है वो शंकर देव बन जाता है। तो ये शंकर देव कौन था? रामचंद्र देव का पुत्र था। अब होता क्या है, क्यों उसको दोबारा आक्रमण करना पड़ता है? जब शंकर देव के पिता की मृत्यु हो जाती है रामचंद्र देव की, तो उसके बाद वो अपने को दिल्ली से स्वतंत्र कर लेता है और कर देना छोड़ देता है। जो टैक्स दिया जाता था वो नहीं भरता। तो इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को दोबारा से आक्रमण करना पड़ता है और इस युद्ध में जो है इस लड़ाई में शंकर देव मारा जाता है। तो ये तो थे इसके दक्षिण अभियान। अब देखिए, अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो वो अब हमें पढ़ने हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि गद्दी छीनी धोखे से। पहले तो उसने अपने चाचा को मारा, या उसका वो ससुर भी था तो उसको मारा धोखे से। उसके बाद जो उसका ही पुत्र था उसके खिलाफ भी आक्रमण किया, तो वो गद्दी छोड़ करके भाग जाता है इब्राहिम। तो उसके बाद होता ये है कि जो अमीर होते हैं और सरदारों का समूह होता है, अब वो भी देखते हैं कि जो ये शासक है ये धोखेबाज है, तो उसको भी गद्दी से हटाना चाहते थे। तो वो उसके
खिलाफ विद्रोह करते थे। तो विद्रोह को जो विद्रोह थे तो उस 4 विद्रोह इसके टाइम पर हुए जो कि अमीर और दासों के समूह से हुए। तो वो विद्रोह तो उसने दबा दिए और एक 4 अध्यादेश जारी किए। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने अध्यादेश जारी किए विद्रोह को दबाने के लिए। तो क्या क्या वो 4 जो थे अध्यादेश थे। तो सबसे पहले जो दान, उपहार, पेंशन, ये इसमें जो भूमि दी जाती थी अमीर दासों को वो उससे वापस ले ली। तो वापस ले ली और जो सरकारी भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो इससे हुआ क्या, जो अमीर थे, दास थे, जिनको भूमि दी गई थी, अब वो उनकी जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी। अच्छे गुप्तचर का विभाग का गठन किया। अब गुप्तचर विभाग का गठन करने से क्या होगा कि जो गुप्तचर विभाग है वो फटाफट से सुल्तान को सूचनाएं देगा कि आपके खिलाफ विद्रोह शुरू हो रहा है। ठीक है। शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये इस चीज़ का सेवन कोई भी करता था तो फिर उसके अंदर आक्रोश बढ़ता था, तो वो विद्रोह के बारे में सोचता था। तो इस पे भी जो है प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया। और अमीर और सरदारों की दावतों, विवाह संबंधों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। क्योंकि होता ये था कि अमीर सरदार जब एक दूसरे के दावतों में जाते थे, जो बड़े बड़े अमीर जो होते थे, सरदार होते थे, तो फिर वो बैठ करके क्या करते थे, सुल्तान के खिलाफ योजनाएं बनाते थे। तो ये सोचकर भी जो विवाह, दावत थी, इन पर भी पूरी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बताया ताकि वे विद्रोह ना कर सकें। तो ये सब चीज़ें उसने की। तो ये जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि क्या क्या अध्यादेश जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में। उसके बाद जो है राजस्व कर व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसके प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी? तो मंगोलों का मुकाबला करने एवं सुदृढ़ साम्राज्य के लिए कर वृद्धि की। तो लगभग हाफ थी, इससे पहले की 1/4 होती थी या 1/6 होती थी। तो अब जो कर उसने बढ़ा दिया, वो कितना कर दिया? हाफ कर दिया। 2 नए कर बनाए इसने, एक चराई कर, एक मकान कर। इन दोनों पे भी इसने टैक्स लगा दिए। पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कर वसूल करना शुरू किया। तो ये पहले क्या करता था, भूमि की माप करवाता था और उसके बाद टैक्स लेता था। इसने जितना भी राजस्व एकत्रित होता था, यानी कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उसके लिए एक विभाग बनाया, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है। तो ये आपको विभाग के नाम याद करने हैं। इससे पहले मैंने गुलाम वंश में 2 विभाग के बारे में आपको बता दिया। एक दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, और बरीद ए मुमालिक जो कि एक गुप्तचर विभाग था, जो कि बलबन द्वारा गठित किया गया था। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था। तो आपको उसमें टिक लगाना है राजस्व से। तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और मैच द फॉलोइंग में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैनिक सुधार। तो सैनिक सुधार किस तरह से किया अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी का जो ये नियंत्रण था वो बहुत ही कठोर था। उसने स्थायी सेना बनाई और जो सेना थी उसको नकद वेतन देना शुरू किया। इससे होता ये था कि सेना में थे जो वो खुश रहते थे, क्योंकि उनको महीने महीने कैश दिया जाता था। तो वो भी अच्छा काम करते थे। इसलिए इससे हुआ ये कि जो सेना थी वो स्थायी हो गई, कोई सेना को छोड़ करके नहीं जाता था। सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस शासक ने सबसे पहले घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की या सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। क्यों? इससे ये होता था कि सैनिकों का अगर हुलिया लिख दिया जाए तो सैनिक या तो विद्रोह नहीं करेगा, या तो भागेगा नहीं, या तो अगर मर जाता है तो पता चल जाएगा कि कौन सा सैनिक जो है मारा गया। और घोड़े दागने की प्रथा से भी ये होता था कि घोड़ों की संख्या का भी पता रहता था, और घोड़े कितने हैं और कौन से हैं उनका भी पता रहता था। अब बाजार व्यवस्था कैसे जो है इसने लागू की? तो माप तोले की बेईमानी को रोका। तो इससे पहले जो होता था बहुत ज़्यादा बेईमानी होती थी बाजार पे, तो इसने सबसे पहले क्या किया, बाजार को नियंत्रण किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक ऐसा था जिसने बाजार पर नियंत्रण लगाया?
तो होता ये था कि कोई भी अगर बेईमानी करेगा, अगर थोड़ा-सा भी तो माप तोल में कम तोल करके दे देगा, तो वो ये होता ये था उसके शासनकाल में कि जितना उसने तोल करके कम दिया है, उतने ही टुकड़े उसके शरीर से मांस के काट लिए जाते थे। तो इस तरीके से जो नियम थे वो कठोर थे और कोई बेईमानी नहीं करता था। अब इसने जो है बाजार भी अलग-अलग लगवाए। जो खाद्यान्न बाजार था उसमें अन्न रिलेटेड सभी सामग्री होती थी। निर्मित वस्तु बाजार अलग लगवाई, जिसमें कि कोई बुनकर, कारीगर जो कि खुद से वस्तुएं निर्मित करता है, उसकी बाजार अलग लगी। दैनिक वस्तु बाजार जो कि रोज की दिनचर्या की जो बाजार है, वस्तु रिलेटेड है, उनकी बाजार अलग लगी। और पशु गुलाम बाजार अलग लगी। तो इस तरह से जो है बाजार में काफ़ी अच्छा नियंत्रण हुआ, बाजार में काफ़ी अच्छा कंट्रोल हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा शासक था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले शुरू की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। तो जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली का मतलब क्या है कि जो दाम है वो एक ही था, एक चीज का दाम एक ही था, ना तो घटा ना तो बढ़ा। इस तरीके से मूल्य नियंत्रण किया। तो ये सब जो फैक्ट्स थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। इसके बाद दो छोटे छोटे शासक आए जो कि इतने शक्तिशाली नहीं थे। एक मुबारक शाह जिसका शासनकाल रहा 1316 से 1320, और दूसरा रहा नसरुद्दीन खुसरो खां जिसका शासनकाल सिर्फ 1320 ईस्वी में रहा। इसके बाद जो है तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो तुगलक वंश से ही रिलेटेड होगा। तब तक आप जो है खिलजी वंश को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए, इसके अच्छे से एमसीक्यूज बनाइए, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अब उसमें मिलेंगे जो कि होगा तुगलक वंश। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।